जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका लैम्डा एम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि आपको पता चला लैम्डा ई क्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नॉर्मलिटी के, क्योंकि नॉर्मलिटी खुद क्या होती है, मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आता है। नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम होता है। इस वॉल्यूम की नियति है कि ये ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया वॉल्यूम के। और अगर ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो इतना तो आप लोगों ने इस्टेब्लिश ही कर लिया है कि डिल्यूशन के समय जब भी हम डिल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगी सॉल्यूशन की। तो डिल्यूशन के समय वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो आपका लैम्डा ई क्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं पूरे आधे घंटे का कंक्लूज़न निकालूँ तो हमें ये पता चला कि अगर हम डिल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन कम होती है, डिल्यूशन करने में वॉल्यूम बढ़ती है। वॉल्यूम के बढ़ने से कप्पा कम होगा, कंडक्टिविटी नॉर्मल वाली कम होगी, जबकि लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू इंक्रीज़ कर जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए कि जितना हम डिल्यूशन बढ़ाएंगे उतना हमारा डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज़्यादा ये फैक्टर्स फेवरेबल होंगे। कौन कौन? लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू। तो एक नोट आप और बना लीजिए। क्या चीज़? नया जो आपका नोट आएगा वो आपको कुछ ऐसा है। आप ये याद रखना कि आइदर या तो आप लैम्डा एम ले लो या लैम्डा ई क्यू ले लो, ये दोनों ही चीज़ें डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा डिसोसिएशन बढ़ता कब है? आप ये सोचो खुद ही। आपने एक गिलास में पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, वो घुल गई। 2 चम्मच डाली, वो भी घुल गई। तीसरा चम्मच डाला, घुला नहीं, नीचे सेटल हो रहा है। चीनी अब नीचे सेटल हो रही है, वो घुल नहीं पा रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर मैं बोल दूँ आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते तो ऑब्वियसली आपको पानी बाहर से एक्सटर्नली और डालना पड़ेगा ताकि वो चीनी घुल जाए। बाहर से पानी डालना मतलब डिल्यूशन ही हुआ। तो डिसोसिएशन बढ़ा कब? मतलब वो चीनी घुली कब? यहाँ पे डिज़ोल्व करना डिसोसिएशन ही है। डिसोसिएट हो रहा होगा वो, या नमक मान लो NaCl, उससे ज़्यादा आपका क्लोज रह जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो नमक है, नमक घुलेगा कब ज़्यादा? जब आप डिल्यूशन करोगे, है ना। घुलना मतलब यहाँ डिसोसिएशन ही है। ठीक है, घुलना मतलब यहाँ डिसोसिएशन ही है। अगर वो गायब हो रहा है इसका मतलब वो डिसोसिएट हो रहा है। पहले घुलेगा फिर डिसोसिएट होगा। तो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता कब है? डिल्यूशन में बढ़ता है। तो कुल मिला के आपको ये पता चला, डिल्यूशन मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना। जितना ज़्यादा डिल्यूशन बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा पानी बढ़ा दोगे, जितना ज़्यादा उसे डिल्यूट कर दोगे, लेस कंसनट्रेटेड कर दोगे, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट या डिज़ोल्व होगा और उतनी ज़्यादा आपकी लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू बढ़ जाएगी। जबकि दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट कप्पा का है। तो कप्पा आप समझ सकते हो, कप्पा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिसोसिएशन के, क्योंकि कप्पा देखता है जो आयंस पहले से ही हैं। कप्पा एक फिक्स क्वांटिटी है। कप्पा देखता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कितने हैं। आप खुद सोचो, पहले ये गिलास है, ठीक है, मान लो एक गिलास बनाया, ये इसमें NaCl प्लस वाटर है, ठीक है, यहाँ तक। इस जग में, थोड़े से जग में मेरे पास कुछ पानी पहले से है, मैंने ये यहाँ पोर कर दिया। आप मुझे बताओ, जैसे ही हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जाएंगे अब आपको पर यूनिट वॉल्यूम में कम आयंस दिखेंगे NaCl के। तो कप्पा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिसोसिएशन के, है ना। डिसोसिएशन मतलब समझ लो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आयंस क्या है? कम है। तो यहीं से हमारे ये इस्टेब्लिश हुआ कि कप्पा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिसोसिएशन क्या है? पर डिसोसिएशन तो डिल्यूशन के डायरेक्ट होती है, तो कप्पा डिल्यूशन के भी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
पर बच्चों ये सारी चीज़ होती है विद इन सर्टेन लिमिट, विद इन सर्टेन लिमिट, विद इन सर्टेन लिमिट, किसी लिमिट के सर्टेन होती है। इन चीज़ों में भी लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में भी सैचुरेशन आ जाता है। यह हर समय बढ़ती नहीं है, एक सैचुरेशन, एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, एक फ़िक्स वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो कब आएगी? जब हम इन्फानाइट डिल्यूट कर दें। इन्फानाइट डिल्यूट क्या होता है? जैसे आपने 1000 लीटर की टंकी देखी होगी घर में, जिससे आपका पानी आता है, तो उसमें अगर 1 चम्मच हम नमक डाल दें तो क्या होगा? आपको पता चलेगा वो पानी खारा है? नहीं, वो सॉल्टी तो होगा नहीं पानी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे हम इन्फानाइट डिल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब की विद इन सर्टेन लिमिट, और उस लिमिट को हम बोलते हैं क्या? इन्फानाइट डिल्यूशन। इन्फानाइट डिल्यूशन में सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, और इन्फानाइट डिल्यूशन भी 2 चीज़ों के लिए वेरी करता है। एक उसमें है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में जाता है, और एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें भी वेरिएशन है। ये जो आपका इन्फानाइट डिल्यूशन है इसमें भी वेरिएशन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप जैसे समझ सकते हो NaCl हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका एसिटिक एसिड हो गया CH3 COOH, ये सारे आपके ऐसे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, ठीक है। शाबाश। तो ये चीज़ें आपने देखी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस डिलेमा को सॉल्व करना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन्फिनिट डिल्यूशन में कैसे बिहेव करते हैं, तो इसे 2 लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो स्ट्रॉन्ग तो आपका डेबी-हैकल थ्योरी जो थी उसने अच्छे से एक्सप्लेन करा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो आपका कोलरॉश एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो ये डेबी-हैकल ने करा, ये वाला डेबी-हैकल ने करा, और ये वाला कोलरॉश ने करा। तो ज़रा हम देखते हैं क्या होता है। इफेक्ट ऑन डिल्यूशन, इफेक्ट अपॉन डिल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, यह हमें देखना है। तब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डिल्यूशन। उसके लिए पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए। उस डायग्राम में है क्या? ये एक हम डायग्राम बना रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे, और वो कंसंट्रेशन किसी के भी टर्म्स में हो सकती है, या तो मोलैरिटी के टर्म्स में, या तो आपकी नॉर्मलिटी के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में हो सकती है। चलो आज मोल पर लीटर के टर्म्स में ले लेते हैं, मतलब मोलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लेटर से लैम्डा एम ले रहे हैं, लैम्डा एम, और 2 के लिए देख रहे हैं। एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जैसे आपका कोई भी हो गया CH3 COOH हो गया एसिटिक एसिड। और एक बार देख रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि आपका कौन हो सकता है, जैसे KCl या NaCl। हमने बिहेवियर क्या देखा? यहाँ पे कुछ भी डेटाज होंगे, यहाँ पे भी कुछ भी डेटाज होंगे, डेटा से हमें मतलब नहीं है। हमने ये देखा, एक तो ऐसा ग्राफ आया और एक ऐसा ग्राफ आया। ये वाला था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे CH3 COOH हो जाता है, और ये था स्ट्रॉन्ग के लिए, जैसे NaCl हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सैचुरेशन। ये आगे जाके सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट मतलब इसे जाना ऐसे चाहे था, मान लो इसे जाना ऐसे चाहे था, पर ये ऐसे हो जाएगा सीधा, ठीक है। जाना ऐसे चाहे था, हो ऐसे जाएगा। जबकि ये आपको पता ही है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, या आप ब्रीफ में बोल लो तो इन्वर्स रिलेशन है। ये ग्राफ देख लीजिए, पहले देखिए ये ट्रेंड कैसे फॉलो कर रहा है, आगे जाके वो सीधा हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी लाइन बनाना, फिर ऐसे डॉटेड बना देना। ये देख लीजिए, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज़ हो गई NaCl के लिए। तो ये तो आपको डेबी-हैकल थ्योरी ने बताया, ठीक है। डेबी-हैकल के साथ एक और नाम आ जाता है ओनसेकर, तो उसने बताया, ठीक है। हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
ठीक है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कौन सी थ्योरी लगानी है? डेबी, हकल, ओनसेगर, डेबी, हकल, ओनसेगर का हमें पॉस्टुलेट या थ्योरी लगानी है। क्या बताया इन्होंने बताया सिंपल सी बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैम्डा एम जो है, लैम्डा ई क्यू भी ऐसे ही बिहेव करेगा, दोनों एक जैसे हैं, बस कंसंट्रेशन का फ़र्क है और किसी चीज़ का थोड़ी है। हाँ, वो अलग बात है कि हम सॉल्ट के लिए नॉर्मेलिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो लैम्डा एम जो है, आपको ये पता चल गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिल्यूशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिसोसिएशन के। जनरली वैसे डिल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिसोसिएशन तो डिल्यूशन का इफेक्ट है, आप डिल्यूशन करोगे तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो डेवी-हैकल थ्योरी ने जनरली वर्ड में बोला, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, हमें तो समझना है ना, आप हिंदी में लिख लेना चाहिए, इसे इंग्लिश में लिख लेना। तो लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिल्यूशन बताया, ठीक है। इनका एक एक्सप्रेशन था मैथमेटिकली, इन्होंने बोला लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी रूट सी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनाइट माइनस बी रूट सी। ये कब हम देख रहे हैं? जनरली ये सैचुरेशन की शुरुआत हो गई थी, जैसे यहाँ पे इन्फिनाइट डिल्यूशन में ये सैचुरेशन की शुरुआत जो हुई, मतलब पहले तो घुला, पहले तो नमक पानी में घुला, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया, एक पर्टिकुलर इन्फिनाइट डिल्यूशन में, वो कभी भी हो सकती है, हर सॉल्ट के लिए अलग होगी इन्फिनाइट डिल्यूशन, ठीक है। तो कभी भी एक ऐसा होगा किसी सॉल्ट के लिए कि इन्फिनाइट डिल्यूशन में वो और घुल नहीं पा रहा, मतलब एक लिमिट आ गई, एक सैचुरेशन आ गया किसमें? उसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं, वैसे यहाँ पे लिखते नहीं है पर ये सी होता है, लिखते नहीं है लैम्डा एम लिखते हैं पर ये सी होता है, मतलब एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम आपको भी पता है, मोलर कंडक्टिविटी है, एम सी लिख देता हूँ उसे, ठीक है। लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, किसी भी कंसंट्रेशन सी में आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे हम लैम्डा एम सी बोल रहे हैं। और लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है आपका, वो क्या चीज़ है? वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, कब? इन्फिनाइट डिल्यूशन में, जब आप हद ही कर दो घुलने की, ठीक है। और बी आपका एक तरह का पैरामीटर है या कांस्टेंट बोल सकते हो, और सी आपकी यही कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो लैम्डा एम सी आपका मोलर कंडक्टिविटी है एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा एम इन्फिनिटी आपका मोलर कंसंट्रेशन है एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, बी आपका कोई भी कांस्टेंट है, दिया रहेगा, चिंता मत करिए, और सी आपकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर आपको बी देखना हो तो होगा क्या? तो बी के डायमेंशंस अगर आपको पूछें या अगर आपको बोलें तो बी होगा क्या? आपको ये पता चला कोई इक्वेशन कब सही बैठती है? जब तीनों के डायमेंशन क्या हो? सेम हो। इसका मतलब इन दोनों के तो होंगे ही, ये मोलर कंडक्टिविटी है, बस कंसंट्रेशन का फ़र्क है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी के डायमेंशन क्या होंगे? पहली तो बात, बी रूट सी के डायमेंशन वही होंगे जो लैम्डा के हैं। लैम्डा यहाँ मोलर कंडक्टिविटी है और बी के डायमेंशन क्या होंगे? लैम्डा बाई रूट सी। हालांकि इतना सही नहीं बैठती ये रिलेशन, आपको पता है डायमेंशंस के क्या लिमिटेशंस होते हैं, पर चलेगा, ठीक है। सी आपको पता है कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, और लैम्डा आपका क्या होता है? लैम्डा आपका मोलर कंडक्टिविटी होती है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे बनती है? कप्पा अपॉन मोलैरिटी। कप्पा अपन मोलैरिटी करेंगे, एक मोलैरिटी पहले से है नीचे रूट फॉर्म में, कंसंट्रेशन पहले से है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देख लीजिए। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने देख ली। अब इसके बाद मैं पूरी तरीके से क्रेडिट तो नहीं देता कोलरॉश को, पर उसने थोड़ा बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, आपको ये पता चल रहा है, मान लो यहाँ तक आपकी इन्फिनाइट डिल्यूशन आ गई, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो तो सैचुरेशन में आ गया, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ गई जिसको हम ऊपर लैम्डा के इन्फिनिटी लिख के शो कर देते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है आप खुद देखो, जैसे जैसे इन्फिनाइट डिल्यूशन बढ़ रहा है तो भाई देखिए इसके कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देख पा रहे हो? कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कंसंट्रेशन बढ़ रही है किसकी? आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है
क्योंकि यहाँ सिंपल सा देखो, जैसे आप डिल्यूशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है, डिल्यूशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत उल्टा कंसेप्ट आ गया, डिल्यूशन बढ़ रहा है, डिल्यूशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। डिल्यूशन तो ये है ना भाई आपका, देखो यहाँ पे आके आके आगे आगे आपका डिल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो होगा क्या इसके बाद देखिए ये चीज़, डिल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन बढ़ गई, पर ऐसे नहीं बढ़ी जैसे आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि ग्राफ से हम देख के बता दें कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो कोलरॉश ने क्या बताया, कोलरॉश ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बताया कि अगर तुम ग्राफ्स देखोगे तो इतना क्लियरली आपको एक्सप्लेन नहीं होगा, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरॉश ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट ये दिया, कोलरॉश जो थे उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट ये दिया, थ्योरी लिख देते हैं इनकी, कोलरॉश थ्योरी। इन्होंने सिंपल सा स्टेटमेंट ये दिया कि अपॉन इन्फिनिट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE लिख रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो इन्होंने ये बोला कि जब हम इन्फिनिट डिल्यूशन करेंगे किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो मोर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा वाला, वीक वाला, गेट्स आयनाइज। इन्होंने बोला बढ़ जाएगा आयनाइज, मतलब सिंपल सी बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे जैसे डिल्यूशन बढ़ेगा तो उसका डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग के लिए भी होता, पर आपको पता है स्ट्रॉन्ग में सैचुरेशन आ गया, तो जब सैचुरेशन आएगा तो डिल्यूशन के बढ़ाने से वो आयनाइज ही नहीं होगा, पर ये हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है, ये डिसोसिएशन हो रहा है। हो सकता है ये पहले इतना डिसोसिएट ना हो, पर जैसे ही इसे डिल्यूशन दिखा, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन दिखा, डिल्यूशन दिखा, तो ये भी अब डिसोसिएट होना शुरू हो गया या आयनाइज होना शुरू हो गया, इसकी भी आयनाइजिंग प्रॉपर्टी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपको ये समझना है सिंपल सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ाएंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, CH3COOH की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप डिल्यूशन बढ़ाएंगे तो इसका डिसोसिएशन या आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगा। इस प्रॉब्लम को फाइनली फिर हमारे कोलरॉश ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये ग्राफ आपने देख लिया, इसके बाद हम ये देखेंगे कोलरॉश ने करा क्या एक्सप्लेन, तो उन्होंने एक लॉ के फॉर्म में एक्सप्लेन करा इसे, वही लॉ हम लोगों को समझना है। तो देखते हैं कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ, बेसिकली देखिए कोलरॉश लॉ ने क्या करा, एक्सप्लेन कर दी क्या, जो हमारा पैराडॉक्स था, किसका पैराडॉक्स, कौन सा वाला, जो हमारा था बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डिल्यूशन, वो जैसे ही इन्फिनिट डिल्यूशन हो रहा था वो बहुत ज़्यादा आयनाइज हो रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करा। तो एक्सप्लेन पैराडॉक्स कौन सा, कि रिलेटेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, रिलेटेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डिल्यूशन, इसको उन्होंने एक्सप्लेन करा। कैसे करा, तो उन्होंने मैथमेटिकली करा, आप पहले मैथमेटिकली समझ लीजिए, फिर आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसे ज़रा ऐसे समझते हैं, मान लो आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, मान लो इसमें A+ है B- है, A कटायन बनाएगा B अनायन बनाएगा। इन्होंने बोला कि अपॉन इन्फिनिट डिल्यूशन, अपॉन इन्फिनिट डिल्यूशन, इन्फिनिट डिल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि इसे थ्योरी में लिखा ना बेकार है, पहले ऐसे समझो। इन्होंने बोला इन्फिनिट डिल्यूशन में जो AB है, इन्फिनिट डिल्यूशन में अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात, जो आपका अनायन है या कटायन है उसके इन्फिनिट डिल्यूशन की कंडक्टिविटी लिख दो, प्लस अनायन की भी लिख दो, और ज़रूरी नहीं है कि मैं A को मैं प्लस ही लूँ, A को मैं माइनस भी ले सकता हूँ। ये हमने इनकी क्या लिख दी, मोलर कंडक्टिविटीज़ लिख दी, ठीक है। अब मान लो कि वी हैव A ions of A+,
एंड बी आयंस ऑफ बी प्लस। मान लो जब आपका इन्फिनाइट डिल्यूशन हुआ तो हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व करा कि हमें ए प्लस जो कटायन थे वो स्मॉल ए मिले और बी प्लस बी माइनस जो अनायन थे वो बी मिले, 10-12 जैसे, 5-6 जैसे वैसे मिले। आयंस तो आप ऑब्ज़र्व कर लोगे, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री से और रिलेटिव मासिस से, है ना, बहुत सारे मेथड हैं तो उनसे आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको जब इसका हो ही रहा है, होता रहा है, प्रोसेस तो हो रही है। प्रोसेस क्या हो रही है कि इन्फिनाइट डिल्यूशन में हमें ये दिख रहा है कि ये भाई आयनाइज हो रहा है, ये डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है तो इन्होंने बताया। तो सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली, मान लो कि ए भी आप पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो उसकी अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप कुछ ना करें, इन्फिनाइट डिल्यूशन में निकालनी है। इन्फिनिटी यही होता है, बहुत से लोग डॉट लगा देते हैं ऊपर, मैं इन्फिनाइट लगा रहा हूँ तो लैम्डा ए इन्फिनिटी लिख दिया, लैम्डा बी माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, मतलब इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी लिख दी आयंस की एट इन्फिनाइट डिल्यूशन। और ये भी मान लो कि आपको ए प्लस जो आपके कटायन है उसके ए आयंस मिले और बी प्लस बी माइनस जो आपके अनायन है उसके बी मिले, उनको यहाँ लगा दो, ऐसे, बस ख़त्म, बस ख़त्म। इन्होंने बस इतना बोला कि आपको बस ये देखना है कि वो कितने हैं और उसे यहाँ लिख दो। मान लो सिंपल सी बात है, आपने अभी ऐसे ले लिया, मान लो आप पे ऐसा होता, अभी तो सिंपल है, अभी तो ए और बी 1-1 है। मान लो अगर आप पे ऐसा होता ए बी 4 होता, इसकी निकालना चाह रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है ए के आगे कितना है 1 है, बी के नीचे कितना है 4 है, या ए के नीचे कितना है 1 है और बी के नीचे कितना है 4 है। तो आपको बस ऐसा लिखना है कि ए के साथ तो 1 है तो 1 आगे लिखा, लैम्डा ए लिखा, प्लस लिखा, इन्फिनिटी लिखा, प्लस माइनस भी नहीं लगाते, आपको पता चल जाता है। जैसे NaCl है उसमें Na प्लस है और Cl क्या है माइनस है। CH3COOH में क्या है, CH3COO जो एसीटेट आयन है वो नेगेटिव है और H आपका पॉजिटिव है। और यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ लगा देंगे, लैम्डा लिखेंगे, बी लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा, तो कोलरॉस लॉ ने सिंपल इतना कहा। तब आप इसका लिख सकते हो क्या है, हाँ, तो सर आप लिख लेंगे, तो लिखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से द ये मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी किसकी, ए बी की, ए बी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और कौन से डिल्यूशन में निकाल रहे हो, इन्फिनाइट डिल्यूशन में निकाल रहे हो, तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू दी किसके, किसके इक्वल है, सम के, सम है किसका, प्रोडक्ट्स का, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, प्रोडक्ट किसका है, इंडिविजुअल क्या, पहले ये लिखोगे ना, ऐसे लिखते तो तुम्हें कहाँ समझ में आता, उल्टा चलाता मैं तो, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ, दोबारा बोलूँ, इस लॉ के हिसाब से जो हमारी ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी इन्फिनाइट डिल्यूशन में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बराबर है सम के, सम किसका करना है, प्रोडक्ट्स का, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट किसका है, इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज़, इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ आयंस, जो इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं आयंस की, एंड द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ दैट काइंड, उस काइंड के जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस काइंड के, ए काइंड के स्मॉल ए है, बी काइंड के स्मॉल बी है, तो ये आपका कोलरॉस लॉ था। कोलरॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं एप्लीकेशंस याद रखना। कैसे एप्लीकेशंस हैं, तो पहले देखो ये इनडायरेक्ट मेथड से, पहला एप्लीकेशन तो यही है, टू फाइंड दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डिल्यूशन, पहला तो एप्लीकेशन यही है इसका।
कोलरॉश लॉ ने बोला कि तुम्हें डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वो एनोमोली या विचित्र बिहेवियर आ रहा था अजीब सा, वो आप इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो इनडायरेक्टली निकलेगा। पर अभी ये देखिए कि एप्लीकेशंस अगर हम बात करें कोलरॉश लॉ की, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। तो सिंपल सी बात है, पहला तो है टू फाइंड द मोलर conductivities of weak electrolyte at infinite dilution। पहले तो आपका काम ये क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटीज़ बता देता है किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इन्फाइनाइट डिल्यूशन में। कहते नहीं है पर होता है इनडायरेक्टली। कैसे? मान लो मुझे निकालना हो लेटर से CH3COOH का, इसकी मुझे निकालनी है, ठीक है, निकल सकती है। आप ये देखो यहाँ पे आयंस कौन कौन है, एक तो है CH3COO माइनस आयन, ठीक है, और एक साथ में कौन है, H+ है, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसके ऐसे निकालूं, इस वीक की स्ट्रॉन्ग की मदद से निकाल लूँ। यही तो है इनडायरेक्ट मेथड। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वीक की जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो कोई शंका नहीं है ना, उसके तो हमें डेटास पता हैं, उनसे निकाल लो। जैसे एक स्ट्रॉन्ग होता है सॉल्ट, कौन सा, सोडियम एसीटेट CH3COONA, इससे निकालो। साथ में एक इससे निकाल लो, किससे, लैम्डा। एक और स्ट्रॉन्ग ले लो, जैसे NaOH है, ये तो HCl NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो बहुत जल्दी कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं। आप ऐसे निकाल सकते हो। सर ऐसे कैसे बता रहे हो? मान लो जब ये डिसोसिएट होता, ये वाली चीज़ जब डिसोसिएट होती है तो आप पे बनती CH3COO- और क्या बनता, Na+, ठीक है। और ये जब डिसोसिएट होता तो बच्चे क्या बनता, Na+। चलो तुम एक काम करो, अगर इतना बुरा मान रहे हो तो तुम एक और क्या ले सकते हो, यहाँ पे HCl ले लो यार, मेरे को क्या दिक्कत है, HCl ले लो, HCl भी तो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर तुम HCl लेते तो ये बनता है H+ और क्या, Cl-। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से आप वीक का निकाल रहे हो, पर है तो ये मेथड कैसा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट थोड़ी निकाला आपने CH3COOH का डायरेक्ट कैसे निकालते, जब आपको एसीटेट का पता होता और H का पता होता। डायरेक्ट तो नहीं निकाल रहे, आप इनडायरेक्ट मेथड से ही निकाल रहे हो। मान लो जब ये स्ट्रॉन्ग जो आपका सोडियम एसीटेट है ये टूटा तो आप पे ये आया CH3COO- और Na+, और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl टूटेगा तो H+ और Cl- होगा। मान लो फेवरेबल फिजिबल रिएक्शन ये है कि ये दोनों जुड़े, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO-, ठीक है। और ये दोनों जुड़ेंगे तो ये भी आपको कितना मिलेगा, NaCl। अब CH3COO- और ये जो H+ है जब ये जुड़ेंगे तो ये CH3COOH है, और ये Na और Cl जुड़े तो Na+, Cl- जुड़े तो Na+ NaCl आ गया, ठीक है। यार इन दोनों को तो आपको पता होगा ना, ये तो गिवन होंगे। इसका A मान लो, इसका B मान लो, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा A+B या A-B। तो इनडायरेक्ट मेथड से ही निकल सकता है, ठीक है। कैसे निकलेगा, न्यूमेरिकल में देखेंगे, पर अभी तो मैंने बताया इनडायरेक्ट मेथड से इसका एक एप्लीकेशन ये हो गया। एक ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालता है, एक ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें ही निकाल देता है, ठीक है। इसके काफ़ी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, दोबारा समझाऊँ। मान लो तुम्हें लैम्डा इन्फिनिटी घूम गए होंगे ना तुम, तो देखो दोबारा, मुँह हाथ धो के आओ, नहा के आओ, और पॉज करो वीडियो और आ जाओ, दोबारा आओ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दीवार जो है इसमें सिर पटक रहे हैं, पर अच्छे से पटकेंगे। कैसा है, मान लो तुम्हें इस वीक का निकालना है, ये वीक है हमारा, वीक लिख लेता हूँ। कुछ हम पे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, मान लो एक तो हम पे CH3COONA जो टूटेगा फेयर में करने से, तो क्या बनेगा, पहले वाला भी CH3COO- और Na+, बहुत बढ़िया। मान लो आप पे HCl होता, मतलब ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन होंगे सीधी लाइन, तो ये बनाता H+ और क्या, Cl-, बहुत बढ़िया। मान लो आप पे NaCl होता,
ले लो, मान लो NaCl है, तो NaCl आपको क्या देता है, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो आपको वहाँ तक पहुँचना है, मतलब कुल मिला के आपकी फाइनल डायरेक्शन में ये दोनों बचने चाहिए, ठीक है। तो बच जाएंगे कैसे, आपको एक तो H चाहिए और एक ये चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो दो इक्वेशन है पहली और दूसरी, इन दोनों को ऐड करते हैं और तीसरे को माइनस करते हैं। पहली और दूसरी को ऐड करो और तीसरे को माइनस करो, वहाँ तक पहुँचना है। पहली और दूसरी को ऐड करो, ठीक है। पहली और दूसरी को ऐड करा, तो पहली और दूसरी को ऐड करेंगे और तीसरे से माइनस करेंगे, तो देखो क्या हुआ, एक ही साइड कर रहे हैं, दूसरी साइड तो सही है। पहली और दूसरी को ऐड करो, तो पहली और दूसरी ऐड होगी तो CH3COO माइनस और Na प्लस जो होंगे वो H प्लस और Cl माइनस से ऐड होंगे, शाबाश। और ये जो तीसरी है इसे माइनस करो, तो माइनस ऑफ Na प्लस और प्लस का Cl माइनस, ये दोनों के बीच में प्लस होगा ना, ये तो होगा क्या, देखो Na से Na कट गया, ठीक है, Cl से Cl कट गया, बचा क्या, ये दो बचे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे CH3COO माइनस और H प्लस को जोड़ेंगे तो आप पे क्या आएगा, CH3COOH ही आएगा, जो कि हमें चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड से कराइए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डिल्यूशन, शाबाश। और एक ही निकालते हैं आपका क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा एप्लीकेशन है इसका, क्या चीज़, टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे निकलती है, वो भी इनडायरेक्ट मेथड से निकलती है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो रिएक्शंस वाला है, इक्वेशंस वाला है जो आप बनाते हो इनिशियल फाइनल। तो टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, एसोसिएशन नहीं है बच्चे, डिसोसिएशन होगा यहाँ, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, डायमर थोड़ी है। टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका आप फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फिर वही मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊँगा तो फ़ायदा नहीं है। तो देखिए अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और नीचे क्या आता है बेटा, ऊपर तो आता है लैम्डा m, मैंने आपको बोला था जब कुछ नहीं हो तो क्या मानोगे, कंसंट्रेशन, और लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी वाली कहाँ से निकल रही है, वहीं कोलरॉश लॉ से, कोलरॉश लॉ से अगर निकालनी हो तो इन्फिनिटी वाली कहाँ से निकलेगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कोलरॉश लॉ से। और सर ये कहाँ से निकलेगा, तो बेटा इसका तो फॉर्मूला है ना, लैम्डा m कंसंट्रेशन क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाई कितना, मोलैरिटी। तो समझ में आया अल्फ़ा कैसे निकलेगा। मान लो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, लैम्डा m C भी नहीं दे रखा, लैम्डा m इन्फिनिटी भी नहीं दे रखा, कुछ आयंस के वो दे रखे जो स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से कोलरॉश लॉ से ये निकालो, है ना। और लैम्डा m कंसंट्रेशन नहीं दे रखा, पर कप्पा कुप्पा जैसे कुछ चीज़ दे रखी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट ये और मोलैरिटी दे रखी, तो वहाँ से C निकालो। तो लैम्डा m C अपॉन क्या है, लैम्डा m इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखे करो, फ़ायदा होता है। और एक तुमने सॉल्ट सुना होगा कम्प्लीटली सॉल्यूबल, जो पूरी तरीके से सॉल्यूबल हो जाए, और एक होता है स्पैरिंगली सॉल्यूबल, जो बहुत वीक तरीके से या बहुत लेस एक्सटेंट में क्या हो, सॉल्यूबल हो। तो उसकी ये क्या निकालता है, उसकी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी याद रखना, ये उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो वही से जो हमने देखा ही था अभी। तो तीसरा है टू फाइंड दी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, उसका ये क्या निकालता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, C से। बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, Ka से। याद आया, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट, अरे वही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुमने पहले नहीं पढ़ा था कि Ka कितना होता है, C α² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, वही तो यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ C इन्फिनिटी वाला लग गया,
तो के ए कितना हुआ, सी इन्फिनिटी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। पढ़ा नहीं था 1 माइनस अल्फ़ा को नील इक्वल टू 1 लिख लेते हैं कभी कभार, तो वही चीज़ है। चौथी चीज़, ये सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकता है इसी चीज़ की, तो टू फाइंड दी सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी, स्पायरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की। चौथा एप्लीकेशन ये है, हालांकि वो तीसरे से ही आता है। तो कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं, लैम्डा में इन्फिनिटी लो, कप्पा इंटू 1000 बाई कितना कर दो, मोलैरिटी कर दो। और मोलैरिटी एक तरह की सॉल्युबिलिटी है, याद करो हेनरी लॉ, है ना। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में करी थी ना, ऐसे सॉल्युबिलिटी हमारी मोलैरिटी के टर्म्स में भी हो सकती है। तो कप्पा इंटू 1000 बाई सॉल्युबिलिटी लिख देंगे। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, वो तो बहुत तरह के टर्म से दिखा सकते हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। तो एक यहाँ से भी निकल सकता है, लैम्डा में इन्फिनिटी कितना, कप्पा इंटू 1000 बाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये याद रखना। तो ये आपके कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशंस थे, शाबाश। और क्या बचा, बस अब आपका क्या है, अब हमें ये देखना है, ये सारी क्वालिटेटिव बातें थी, क्वालिटेटिव थी ना, कि आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो निकाला, क्वालिटी से निकाला, कुछ कुछ आपने क्वांटिटीज़ निकाली, हालांकि वो न्यूमेरिकल्स में आएगा। अब जरा हम इलेक्ट्रोलिसिस में आ जाते हैं और उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपने 10th में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिसिस में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कैथोड एनोड में है वो हमेशा ही कैथोड एनोड में हो, नहीं। जैसे सॉल्ट है, अगर वो मोल्टन फॉर्म में हुआ तो उसका अलग तरीके से कैथोड एनोड में अलग अलग चीज़ आएंगी, स्पीशीज़ आएंगी, और जब वो ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्म में हुआ तब अलग चीज़ आएंगी। तो वो भी देखना है अलग अलग चीज़ों का ना। चलो बहुत बढ़िया। कोई अगर बोले कांस्टेंट याद करो, कांस्टेंट नहीं याद करने, कोई भी दिए रहते हैं, ठीक है, शाबाश। अब जैसे आप ये देख लो, जैसे आप पे मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, इसके अब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करो, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही होगी, पर यहाँ देखो कैथोड एनोड में क्या बनता है, कैथोड और एनोड में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एक बार आप देखना, जैसे ब्राइन सॉल्यूशन हो, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, NaCl प्लस वाटर, उसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या आता है, Cl2 आ जाता है और यहाँ पे आपका H2 आता है। काफ़ी फ़र्क है, फ़र्क पड़ जाता है। किस चीज़ से पड़ता है तो आपको पता है, हाइड्रेशन एनर्जी से पड़ता है, सॉल्वेशन एनर्जी से पड़ता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उनसे पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे कैथोड में तो बहुत ईजी हो जाता है, Na प्लस होता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, Na बनता है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन Na। और यहाँ पे क्या होता है, एनोड में आपका ऐसा होता है कि Cl होता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, छीन लिया तो आपका क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा, ठीक है। कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब जनरली बात ये होती है कि यहाँ पे तो ऐसा होता है, ये चीज़ मिल जाती है Cl प्लस Cl, ऐसे दो मिल गए तो Cl प्लस Cl क्या बन जाती है, Cl2 बन जाती है, और ये गैस फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, इवॉल्व होता है गैस फॉर्म में। H2 यहाँ आया ही नहीं, जबकि आना चाहिए, H2 आएगा भी क्यों, ये तो मोल्टन फॉर्म है ना, Na और Cl ही आएगा। और जबकि एक्वस फॉर्म में क्या होता है, एक्वस फॉर्म में कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पानी भी आ जाता है और पानी से दिक्कतें हो जाती हैं। तो जैसे आपकी एक्वस फॉर्म होती है, उसमें पहले कैथोड में देखो, कैथोड में दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि पानी भी लिक्विड फॉर्म में होता है और उसे भी डिसोसिएट होने का बहुत फ़ायदा होता है, तो वो भी डिसोसिएट होता है। पहली तो वैसी चली कि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Na, और एक ये चलेगी कौन सी, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस कितना, H। वैसे H तो बनता ही नहीं है, हाफ H2 होगा, एक तो ये चलती है। अब इनमें से कौन सी सही बैठेगी, जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज़्यादा होगी, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, हाई रिडक्शन वैल्यू वाला जीत जाएगा, कहाँ, कैथोड में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अब देख लो,
तो यहाँ पे प्रीफर्ड कौन होगा? प्रीफर्ड वो होगा जिसकी हाई ई डिग्री रिडक्शन वैल्यू होगी। रिडक्शन के टर्म में ही तो बोलते हैं, ई डिग्री आपको पता ही है, ई डिग्री ऑफ सेल, जिसकी हाई ई डिग्री वैल्यू होगी वो जीत जाएगा। और आपने देखा भी है इलेक्ट्रोलिसिस जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का करते हैं तो ये जीतता है। क्यों? क्योंकि जो ई डिग्री होता है Na का, वो लगभग मैं आपको अगर उससे बताऊं तो वो आता है -0.271 वोल्ट, और ई डिग्री जो ½ H2 का होता है वो आपका लगभग आता है 0 वोल्ट। ई डिग्री तो इसका ही होता है। देखो हाई वैल्यू वाले जीतेगा, नेगेटिव बड़ा या जीरो बड़ा? ऑब्वियसली जीरो बड़ा, तो इसलिए ये जीत जाता है। जबकि यहाँ कैथोड में आपका अलग होता है, कैथोड में वही Cl आएगा, सॉरी कैथोड ये हो गया। अब एनोड में देखो क्या आएगा। किसकी बात कर रहे हैं? ब्राइन सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिसिस की, थोड़ी सी बात जितनी कोर्स में है। तो देखिए यहाँ एनोड में क्या क्या बनता है। एनोड की रिएक्शन देखेंगे तो एनोड में पहले तो वही वाली है कि Cl है, ठीक है। इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, Cl एक इलेक्ट्रॉन छीना तो ये बना Cl कितना प्लस, छीन ही रहे हैं ना। पर Cl प्लस वाली कोई फॉर्म ही नहीं होती, तो कैसे लिखोगे? जैसे पहले तो लिख दिया, Cl प्लस वाली कोई फॉर्म ही नहीं होती, क्या करोगे? सर एक काम कर सकते हैं, इसे Cl माइनस मान सकते हैं, ठीक है। Cl माइनस मान लो, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन छीना, कितना बना Cl, Cl मतलब ½ Cl2, बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन चलती है, कौन सी? वाटर भी तो डिसोसिएट होगा लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी तो हो सकता है डिसोसिएट लिक्विड फॉर्म में। कैसे होगा डिसोसिएट? मान लो वाटर को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, वाटर को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, वाटर खुद भी तो डिसोसिएट होता है ना ऐसे, H2O स्पैरिंगली किस में होता है? H प्लस और OH माइनस में। अब ये OH माइनस कहाँ से आया? ये माइनस यहीं इलेक्ट्रॉन से आया, तो OH तो अपने साथ वो इलेक्ट्रॉन वाला माइनस ले लिया। अब क्या बचा? H2 बचा, H2 नहीं सर, सिर्फ H बचा, तो H को ऐसे लिखो ½ H2। पर सर पॉजिटिव भी तो दिखाना पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव नहीं दिखाना पड़ेगा बेटा, बताओ कैसे? ये एसिड होता है ना H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब खुद ही सोचो तुम, OH माइनस जो था वो अपने साथ नेगेटिव लेके आता ना, ये H प्लस हो गया तो OH अपने साथ क्या लेके जाता या लाता? माइनस। मान लो वो माइनस इसने इसे ही दे दिया और ये सिर्फ OH है, मान लो जो माइनस है OH का वो इसने इसे ही दे दिया H प्लस को, तो प्लस और माइनस क्या बनेंगे? H ही बनेगा। H तो लिखते नहीं है तो ½ H2 लिख दिया, तो सर OH ऐसे ही थोड़ी जाएगा, तो बेटा OH को ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये तो होती है सारी ई डिग्रीज वैल्यू, ऐसी समझ नहीं होती है इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है। तो देखो एनोड में क्या हो गया यहाँ पे, या तो आप एक बार इसे ट्वाइस ऑफ मोल फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे, 2H2O। तो एक तो इसमें O2 निकलता है, एक 4H पॉजिटिव निकलता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देख पा रहे हो? 2O तो O2, 4H तो 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है कंसंट्रेशन या एक्वस फॉर्म से। ब्राइन में अलग फॉर्म है, यहाँ अलग फॉर्म है, काफ़ी चक्कर पड़ते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सारी ई डिग्री वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप लोग जब कंपटीशन के पेपर होंगे तो एक बार चार्ट पढ़ लेना, ठीक है, चार्ट से समझ में आ जाएगा ये। अभी से समझोगे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तो डेटा दिए रहते हैं ना, कि मान लो जैसे आपको ये दे रखा 0.27 और 0 वोल्ट है ना, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिबल है जो पॉजिटिव होगी। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि क्या पता है रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, तो जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो प्रीफर होगा या जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। अभी तो हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, क्वांटिटेटिव वाले, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ किसके? इलेक्ट्रोलिसिस। और ये किसने बताया? सर फैराडे ने बताया। हाँ वही फैराडे जो आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, किस में? फिज़िक्स में। कहाँ? ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद या उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है।
उन्होंने वहाँ पे भी दिए थे बहुत सारे लॉस, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, तो वहाँ पे भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से खासा इन्हें लगाव था, किसे? फैराडे को। ठीक है, तो फैराडेज लॉ देखेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो लॉ 1, अब यहाँ से ना थोड़ा दिक्कत आ जाती है केमिस्ट्री में, प्रिमिटिव केमिस्ट्री बोल सकते हो, क्योंकि प्रिमिटिव केमिस्ट्री में करंट और चार्ज एक ही चीज़ है भाई। चार्ज है क्या? चार्ज इज करंट पर सेकंड या करंट इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे भी ऐसे समझते हैं, यहाँ चार्ज और करंट में बहुत थिन लाइन है। तो फैराडे लॉ फर्स्ट ने क्या बोला, सिंपल सी बात है, मान लो उन्होंने क्या देखा, मान लो किसी सेल में इलेक्ट्रोड रखा है और यहाँ उसी का सोल्यूशन रखा है, मान लो ZnSO4 है और ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है और जिंक की ही रॉड है। तो उन्होंने ये देखा कि जब मैंने इसमें सेल हो गया, जब मैंने 1 एम्पेयर करंट डाला, ठीक है, तो मान लो यहाँ 1 यूनिट ग्राम हट गया, ये स्टोर हो गया। मान लो जब 2 एम्पेयर डाला तो यहाँ 2 यूनिट, जो जिंक का मास था 2 यूनिट कुछ भी हो सकता है, मिलीग्राम माइक्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, उतना स्टोर हो गया या हट गया, रिमूव हो गया, डिके हो गया। 3 पे 3, 4 पे 4, 10 पे 10, ऐसे चलता रहा। 10 एम्पेयर था तो 10 यूनिट मास या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ऐसी दिक्कतें आई। तो इसका मतलब क्या है, फैराडे ने यहाँ से एक लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी। क्या थी वो? देखो लॉ फर्स्ट बोला इन्होंने, द अमाउंट ऑफ एनी, अमाउंट AMT, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस आपको पता है सेम ही होना चाहिए, Zn है तो Zn होना चाहिए, CuSO4 है तो Cu होना चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, amount of any substance deposited at any electrode, amount of any substance deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of charge या करंट दैट फ्लोज थ्रू इट, उससे, या जो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या जो इलेक्ट्रोड्स है उससे जितना करंट पास करेगा उतना उस पर सब्सटेंस वही वाला डिपॉजिट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर वही बात, डायरेक्टली मत लिखे करो, प्रोपोर्शनल लिख दिया करो। तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज या करंट दैट फ्लोज थ्रू इट, जितना चार्ज या करंट पास होगा उतना ही डिपॉजिट हो रहा है। तो मतलब इन्होंने इतना सा बोला, मान लो W है वो अमाउंट, W, लेट W इज़ द अमाउंट डिपॉजिटेड, W वो अमाउंट है जो डिपॉजिट हो गई, अमाउंट डिपॉजिटेड। तो इन्होंने बोला W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। पर बेटा हम बचपन से पढ़ रहे हैं Q इज़ इक्वल टू IT होता है, चार्ज इज़ करंट इनटू टाइम। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। अब डायरेक्ट हटेगा कोई कांस्टेंट आना चाहिए, तो नए कांस्टेंट ने जन्म लिया, इन्होंने खुद श्रेणी लिया उसका, जैसे हेनरी ने लिया था, राउल्ट्स ने लिया था, ऐसे इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने बोला Z होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, Z होगा। Z क्या है? Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या चीज़ है ये? कुछ नहीं, Z, Z हो गया कितना, E/965 या E/1 फैराडे। अभी इतना समझो, Z की वैल्यू है E/1 फैराडे। E क्या होता है? E वही इक्विवेलेंट मास, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है तो E होगा इक्विवेलेंट मास। आई बात समझ में? और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? वही जो आपने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या, पॉजिटिव वैलेंसी, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट की बात है, पॉजिटिव वैलेंसी। पॉजिटिव वैलेंसी क्या होती है? जैसे Na+ के लिए +1 है, Zn2+ के लिए कितनी है? +2 है ना वो। तो कुल मिला के बात ये है कि फैराडे का पहला लॉ इतनी बातें कह गया कि जितना भी अमाउंट किसी इलेक्ट्रोलाइट में
सॉरी इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट एनी इंस्टेंट उससे कितना चार्ज पास हुआ। ठीक है, तो जनरली बात यह है कि W इज़ इक्वल टू ZIT। Z क्या होता है? Z होता है E/1 फैरेडे, और यहाँ पे क्या है? I है, यहाँ पे क्या है? T है। 1 फैरेडे आपको पहले भी बताया था कितना होता है? 96500 होता है। मेन आप ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। E इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, E इज़ इक्विवेलेंट मास, I इज़ करंट, T इज़ टाइम, 96500 इज़ 1 फैरेडे। E आप खोलोगे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या आ जाएगी? वैलेंसी आ जाएगी। पॉजिटिव वैलेंसी को हमेशा आप चाई लिखते हो, तो E आ गया मॉलिक्यूलर मास बाई चाई इंटू 96500। तो कुल मिला के फार्मूला तो ऐसे बनता है, पर क्यों ना हम ऐसे याद करें पार्ट्स में कि W इज़ इक्वल टू ZIT होता है। Z हम अलग से निकाल लेंगे कि E/96500 होता है, और E हमें पता है मॉलिक्यूलर मास बाई पॉजिटिव वैलेंसी होता है। ठीक है, अलग से ही निकाल लेना, अलग से भी तो गलत थोड़ी है, अलग से भी निकाल लेना। चलिए दूसरा वाला देखिए। दूसरा लॉ इन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, इन्होंने बोला अब तुम खुद ही बताओ, दूसरा लॉ खुद ही देखते हैं। मान लो दो ऐसे सेल हैं, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रोड्स हैं, कुछ भी है ना, इलेक्ट्रोड जैसे Zn कॉपर हो गया, ठीक है, और इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करा है। इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सीरीज़ में कनेक्ट करा है तो सेम चार्ज जाएगा दोनों से ही सेम चार्ज पास करेगा, इतना तो हमें पता है, या सेम करंट पास करेगा। जब सीरीज़ में हो तो सेम करंट पास करेगा। तो मान लो जिंक को मैं पहला कहूँ 1 और इसे 2 बोलूँ, तो ध्यान से देखो, आपने अभी पढ़ा W इज़ इक्वल टू ZIT होता है। जी सर, यही पढ़ा। अब आप ये समझो कि यहाँ पे ऐसा हो कि 1 के लिए बोलूँ तो W1 होगा, ठीक है, Z का Z1 हो जाएगा, और ये I और T तो सेम रहेगा। खुद ही सोचो ऐसा क्यों? अरे सेम करंट पास हुआ तो वो सेम करंट किसी के लिए 2 घंटे पहले, किसी के लिए 2 घंटे बाद थोड़ी होगा, एक ही समय होगा ना। तो I सेम है उसी समय, I सेम है उसी समय, सेम करंट पास करा उसी टाइम, उसी इंस्टेंट। तो I और T क्या होंगे? सेम होंगे। ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए लिखेंगे तो W2 इज़ इक्वल टू कितना आएगा? Z2 इंटू I इंटू T। ये दूसरे के लिए हो गया। शाबाश। ये कब है? जब दोनों को हमने सीरीज़ में लगाया, और दोनों को जब डिवाइड करोगे तो IT से IT कैंसिल, तो कितना आएगा? Z1 बाई Z2। बहुत बढ़िया। पर बच्चे Z भी तो E/96500 होता है। Z क्या होता है? E/96500। तो मतलब Z1 आपका बना E1 बाई 96500, और Z2 आपका बना E2 बाई 96500। काटो इन्हें, तो तुम पे कुल मिला के आया W1 बाई W2 इज़ इक्वल टू Z1 बाई Z2 इज़ इक्वल टू E1 बाई E2। शाबाश, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसे लिखोगे कैसे? तो सिंपल सी बात है कि जब दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम किस में लगाएं? सीरीज़ में लगाएं, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू देम। ये बता देना उन्हें ऑफिशियली कि हम नहीं घबराते कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हम तो पूरी बात एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ये आ गया हमारा सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पूरा लिख लेना है ना, ऊपर हेडिंग लगाना, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन्होंने बोला व्हेन टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को कनेक्ट करोगे सीरीज में, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू देम, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू देम। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैथमेटिकल आपका कंक्लूजन निकला। क्या? ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आप ध्यान से देखो। W1 क्या है? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट द फर्स्ट इलेक्ट्रोड, और W2 क्या है? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द
वेट मतलब बेटा मास ही है यहाँ, वेट यहाँ mg नहीं है, फिजिक्स नहीं है, वेट और मास यहाँ एक ही होता है। तो W1 W2 क्या है, वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड्स, और E1 E2 क्या है, देयर इक्विवेलेंट मासेस। इक्विवेलेंट मासेस आपको पता ही है, मॉलिकुलर मास बाय वैलेंसी होती है पॉजिटिव, है ना। तो वैलेंसी तो कटेंगी नहीं, मान लो एक आपका डाई वैलेंट है, एक ट्राई वैलेंट है, एक मोनोवैलेंट है, कैसे कट जाएगी, इसलिए उसे उतना नहीं खोला। तो बस फिर अब आपको पता चला कि देन द रेशियो ऑफ द सब्सटेंसेस deposited at the respective electrodes, the ratio of the substances या mass of the substances, the ratio of the mass of the substances या weight of the substances deposited at any electrodes is equal to the ratio of their equivalent masses, is equal to the ratio of their equivalent masses. बस then ratio शाबाश of the weight WT weight of substances, ratio है बच्चे, ratio of the weight of the substances deposited at the electrodes is, अब क्या is equal to, सीधा equal to लिखेंगे ना, अब डायरेक्टली तो आएगा नहीं, is equal to the ratio of their क्या, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस, इक्विवेलेंट मासेस या वेट्स, ये लिख लो। कुल मिला के समझ में आया ना। व्हेन टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू इट, देन द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, सीरीज़ में लगाया, सेम करंट पास करा, तो जो उनके वेट ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड होंगे वो बराबर होंगे किसके, इक्विवेलेंट वेट के। कुछ लोग इसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं इनकी शक्तियों का। कैसे, ऐसे देखो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं, व्हेन टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, चलो हम भी चले, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। अब अलग उन्होंने बोला देन weight of substances deposit at the electrode is proportional to their क्या, equivalent mass। उनका भी कहना सही है। इसका मतलब weight of the substances deposit W is proportional to their equivalent mass, W is directly proportional to E। सही तो बोला उन्होंने, W अगर E के डायरेक्ट होगा तो अगर W1 होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के, और अगर W2 होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो W1 बाई W2 कितना आ जाएगा, E1 बाई E2 आ जाएगा। उसने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, सब सही है। ठीक है, बस इतने लॉस थे आप लोगों के। फिर आपने अब क्या पढ़ना है, सेल्स पढ़ने हैं यार, मरकरी मुर्कीली, पर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी न्यूमेरिकल्स की आएगी। ठीक है, थैंक यू। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल, इसलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।